गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया। देश के 80 करोड़ गरीबों को 122 लाख टन खाद्यान्न दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को 4% महंगाई भत्ता को भी मंजूरी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के विकास और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश को भी मिली मंजूरी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी संगठन किया घोषित। संगठन पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। राज्यों को प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का मिला अधिकार। प्रतिबंध का प्रमुख मुस्लिम धर्म गुरुओं सहित सभी तबकों ने किया स्वागत। लता मंगेशकर जी की जयंती पर अयोध्या में सरयू नदी के तट पर लता जी के नाम पर बनाया गया भव्य चौराहा। लगाई गई है 11 मीटर की विशाल वीणा। प्रधानमंत्री ने कहा, अयोध्या आने वाले लोगों को यह स्मारक प्रभु श्री राम के साथ लता जी का भी कराएगा स्मरण। शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के मौके पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का बदला गया नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किया गया। पंजाब, हरियाणा के राज्यपालों और अन्य गणमान्य की उपस्थिति में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पट्टिका का अनावरण। दिल्ली सरकार की शराब नीति मामले में एक और गिरफ्तारी। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को उसके घर से किया गिरफ्तार। सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 25 लोग हादसे में हुए घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। पीएम एनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच तिरुवनंतपुरम में आज। T20 विश्व कप से पहले भारत के लिए यह सीरीज अहम। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जाता है। आपको बता दें, ये योजना 30 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब कैबिनेट ने इसे 3 महीने और यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। स्कीम में विस्तार के बाद इसमें आने वाली लागत 44,700 करोड़ रुपए आंकी गई है। अगले 3 महीने त्योहार के भरे होंगे। देश भर में नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरे से लेकर दिवाली हो, छठ पूजा हो, गुरुपुरब हो, क्रिसमस तक 3 महीने लगातार त्योहार ही रहते हैं। और इन 3 महीनों में जहाँ त्यौहार होंगे तो हमारा भी प्रयास है कि लोगों के मन पे मुस्कुराहट भी हो, खुशियाँ भी हो। और आज के निर्णय भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसी दिशा में है। पहला निर्णय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 3 महीने के लिए मंजूरी दी है, उसके विस्तार के लिए मंजूरी दी है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता है। साल 2020 के मार्च महीने में कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इसके तहत बीपीएल कैटेगरी वाले परिवारों को मुफ्त राशन की सुविधा मिलती है। इसके तहत हर माह प्रत्येक व्यक्ति को 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 62 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद डीए बढ़कर 38% हो गया है। सरकार के महंगाई भत्ते बढ़ाने से देश के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। दूसरा विषय सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन भारतीय रेलवे के 3 बड़े रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशनों के विकास और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए निवेश को भी आज कैबिनेट से मंजूरी मिली। तीसरा निर्णय प्रधानमंत्री जी का जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने अपनी अधिसूचना में कहा कि विभिन्न मामलों की जांच से ये साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके काडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इसके काडर कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूहों के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहां तक कि इनके काडर ने आईएसआईएस के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई का संपर्क प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी रहा है, तो इसके कई सदस्य पहले से प्रतिबंधित संगठन सिमी के भी सदस्य रहे हैं। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन हवाला और अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के प्रतिकूल है। इससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल खराब होने और उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। इतना ही नहीं, अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पीएफआई समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। इससे पहले हाल ही में एनआईए और ईडी ने संगठन के ऊपर देशव्यापी छापेमारी की थी, जिसमें देश विरोधी गतिविधियों के कई अहम सबूत बरामद हुए थे, तो संगठन के 100 से ज्यादा नेताओं और काडर को गिरफ्तार भी किया गया था। कल ही कई राज्यों की पुलिस ने भी संगठन से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक और अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई है कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यूएपीए कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं।
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पीएफआई पर कहा कि एनआईए इसकी जांच कर रही थी और सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वर्तमान में केंद्र की सरकार सक्षम है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो जांच चल रही थी उसी के आधार पर छापेमारी और जो लोग पकड़े गए उनको रिमांड पे लिया गया था। जो सूचनाएं मिली उसी के आधार पर कार्रवाई। गवर्नमेंट हमेशा से सक्षम है और हर ऐसी संस्थान, ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्र विरोधी है उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी पूरी तरह से हमारे देश में ही, हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह पाबंदी सरकार को पहले लगानी चाहिए थी। हुकूमत वक्त ने जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया है वो काबिल तारीफ है और वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने जो कार्रवाई की है वो काबिल तारीफ है, ताकि किसी किस्म की कोई गुंजाइश इनके पास न रहे। ऑल इंडिया सूफी सजादनशी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये प्रतिबंध उन लोगों के लिए सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। भारत सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी सजादनशीन काउंसिल, हमारी काउंसिल की तरफ से, काउंसिल के तमाम जो स्टेट होल्डर, तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने भारत सरकार से पहले यही डिमांड करी थी कि इस संगठन के खिलाफ यदि पूरा एविडेंस है तो इस पर जल्द से जल्द बैन लगाया जाए। और ये बैन उन लोगों के लिए एक सबक है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो संगठन देश के आइन के खिलाफ जाके काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। वो देखें कि देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं। हम भारत सरकार के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पीएफआई पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना की है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ा रही है। The historic and bold decision taken to ban the PFI, a terrorist organization that has been working constantly against Mulk and Manavta, taken by the Modi government and by the Home Ministry, reflects once again their commitment towards zero tolerance on terror, which has been shown by the Modi government and by Home Minister Amit Shah ji by the series of strong and bold actions and decisive actions they have taken on terrorism in the last 8 years. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने प्रतिबंध का स्वागत किया और कहा कि पीएफआई एक राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी और मानवता विरोधी हिंसक संगठन है। उन्होंने कहा कि इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पीएफआई राष्ट्रद्रोही, संविधान विरोधी, मानवता विरोधी, हिंसा का संगठन है। उस पर प्रतिबंध लगाना यह एक बहुत बड़ी मांग थी जो पूरी की भारत सरकार का सारा देश समर्थन करता है और वह आगे ऐसी गतिविधियां सिर ना उठा सकें, उनको पूरी ताकत के साथ सबक सिखाए और ऐसा सबक सिखाए ताकि यह आतंकवाद और देशद्रोह सदा सदा के लिए भारत की धरती से मिट जाए। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी पीएफआई पर लगी पाबंदी का स्वागत किया है। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है। ये
सिमी से निकला हुआ संगठन है और आईएस और आईएसएस के संबंध हैं। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना। जो कुछ हो रहा है देश हित में उन लोगों का किरदार अच्छा नहीं है, तो हम ऑल इंडिया मरकजी इमाम काउंसिल की जानिब से इस बात का खैर मकदम करते हैं कि आइन के खिलाफ अगर कोई भी जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीडी न्यूज। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा, लता दीदी हमेशा कहा करती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है। लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी सभी स्मृतियां देश के प्रति कर्तव्य बोध का एहसास कराएगी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है, और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे अयोध्या ने इतने युगों के बाद भी राम को हमारे मन में साकार रखा है, वैसे ही लता दीदी के भजनों ने हमारे अंतर मन को राममय बना रखा है। इससे पहले भारत रत्न और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लता मंगेशकर जी ने अपना पूरा जीवन कला और संगीत को समर्पित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के अन्य चौराहों का निर्माण भी साधु संतों के नाम पर किया जाएगा। सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया, तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने, और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इससे पहले भारत रत्न और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लता मंगेशकर जी ने अपना पूरा जीवन कला और संगीत को समर्पित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या के अन्य चौराहों का निर्माण भी साधु संतों के नाम पर किया जाएगा। सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया, तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लता मंगेशकर चौक से युवाओं को लता जी की स्मृतियों से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। किसी भी महापुरुष का याद में बनाए गए कोई भी स्मारक हमें उन महा व्यक्तियों के जीवन की बार बार याद दिलाते हैं। वैसा ही लता स्मृति चौक अयोध्या में आने वाले करोड़ों यात्रिकों को लता दीदी का याद दिलाएंगे। आज के बाद लता स्मृति चौक के रूप में बनी हुई विराट वीणा लाखों कलाकारों को अपने सपने के पूरा करने के लिए जरूर प्रेरणा देंगे। बुलेटिन में अब लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डी न्यूज। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी ने हिंदू कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर पुरी द्वारा संपादित पुस्तक में राजन करंजवाला, नमिता गोखले, अमिताभ बच्चन, किरण रिजिजू, मीनाक्षी गोपीनाथ, शशि थरूर, संजीव सान्याल, धनंजय वाई चंद्रचूड़ सहित DU के कई प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों द्वारा योगदान दिया गया है। डॉक्टर पुरी ने कहा कि DU अपने न केवल अपने महान फैकल्टी के कारण बल्कि छात्रों के कारण भी प्रतिष्ठित है। और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हर्ष महाजन ने पार्टी के साथ अपना 45 साल पुराना रिश्ता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है।
बुधवार को हर्ष महाजन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। हर्ष महाजन हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता जिन्होंने लगभग 45 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश की जनता की अलग अलग पदों पर रहकर सेवा की, हर्ष महाजन साफ सुथरी छवि के नेता हैं। आज कांग्रेस कोई लीडरलेस हो गई है, ना विजन है, ना लीडर है, ना ही ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए कार्य करता है। ये भी देखने को मिला कि अब कांग्रेस हिमाचल में नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि मोदी जी पे लोकप्रिय हैं, मोदी जी की नीतियाँ ही वो स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस देते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देते हैं, उनका गुड गवर्नेंस है, उनकी लोकप्रियता है, उनका दूरदृष्टिकोण है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी ने हमारे को प्राउड किया है। नई दिल्ली के जेएनयू कन्वेंशन सेंटर में आचार्य हरिराम मिश्र और डॉक्टर योगेंद्र भारद्वाज लिखित पुस्तक पंच महाभूत और संधारणीय विकास का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने किया। मौके पर भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित ने की। कार्यक्रम में विकास की अवधारणाओं पर बोलते हुए भैयाजी जोशी ने कहा कि विकास की अवधारणा प्रकृति के साथ शुरू होती है। हमें विकास के लिए प्रकृति के अनुकूल पथ पर चलना होगा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होगा। शाश्वत विकास हो, संधारणीय विकास हो, मुकुल जी ने धर्म के आधार पर विकास की बात कही। इस प्रकार की विकास की अवधारणा ही विकृति से मनुष्य जीवन को बचा सकती है। मनुष्य से देवत्व की ओर जाना चाहते हैं, ये यहाँ की जीवन शैली है, ये यहाँ की जीवन की दृष्टि है। उसको समझकर चलने वाला समाज आवश्यक, कि संघर्ष से रास्ता नहीं बनेगा। भारत के मनीषी ने कहा कि प्रकृति के साथ मित्रता नहीं, प्रकृति के साथ सम्मान, प्रकृति का दोहन नहीं, हमको शोषण नहीं करना है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।